आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स से शुरुआत करने वाले हैं। फाइनेंस की दुनिया में ना एक बहुत पुरानी कहावत है। अक्सर ये कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए मतलब वेल्थ क्रिएट करने के लिए किसी एक ही चीज पर अपना पूरा फोकस लगाना पड़ता है। सारा पैसा, सारा समय किसी एक बिजनेस या एक एसेट में झोंकना पड़ता है, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली विरोधाभास तब शुरू होता है जब पैसा बन जाता है। उस अमीरी को बनाए रखने के लिए, उस वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटना पड़ता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। हाँ, और ये सुनने में कितना अजीब लगता है यार कि जो रणनीति किसी इंसान को शिखर तक ले जाती है, वही रणनीति वहां टिके रहने के लिए बिल्कुल काम नहीं आती। ये फाइनेंस का सबसे बड़ा सच है, और यही आज के हमारे सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर करने का मुख्य मिशन भी है। आज हमारे पास जो डेटा और सोर्सेज का खजाना है ना, वो वाकई में किसी भी इन्वेस्टर का नजरिया बदल सकता है। राइट। क्या क्या कवर कर रहे हैं हम आज? हम मॉर्गन स्टैनली की वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को डिकोड करेंगे। टॉप 0.01% जो अति अमीर लोग हैं, उनके पोर्टफोलियो पर हुई डीप एकेडमिक रिसर्च को एनालाइज करेंगे, और साथ ही वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे दिग्गजों की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझेंगे। और नील पटेल की एक्सपीरियंसेस भी हैं इसमें। एग्जैक्टली, नील पटेल जैसे सफल फाउंडर्स के अनुभवों से भी सीखेंगे। इन सभी सोर्सेज को मिलाकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में वेल्थ कैसे बनती है, समय के साथ कैसे ग्रो करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीढ़ियों तक सुरक्षित कैसे रहती है। ये चर्चा हर उस इंसान के लिए आई ओपनर हो सकती है जो वेल्थ क्रिएशन के सफर पर है। चलिए इस बात को थोड़ा अनपैक करते हैं। जरूर। जब हम फोकस और एक ही जगह ध्यान लगाने की बात करते हैं, तो हमारे सोर्सेज में नील पटेल ने बहुत ही सॉलिड पॉइंट रखा है। उन्होंने फाउंडर्स के माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, उनका मानना है कि फाउंडर्स के लिए फोकस सबसे जरूरी चीज है, और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण बिल गेट्स और स्टीव बाल्मर की स्टोरी है। वो स्टोरी अपने आप में एक मास्टर क्लास है। बिल गेट्स ने बहुत कम उम्र में ही वॉरेन बफेट की सलाह मानी और अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। राइट। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को सेफ बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाया। और इसका नतीजा क्या हुआ? गेट्स ने इतिहास का पहला ट्रिलियनेयर बनने का मौका खो दिया। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को होल्ड करके रखते, तो आज उनकी वेल्थ अनइमेजिनेबल होती। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ स्टीव बाल्मर ने बिल्कुल उल्टा किया। एग्जैक्टली। उन्होंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को मजबूती से होल्ड करके रखा, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। और आज का डेटा बताता है कि स्टीव बाल्मर की नेटवर्थ बिल गेट्स से भी ज्यादा हो चुकी है। ये कंसंट्रेशन की असली ताकत है, मतलब एक ही चीज पर पूरा दांव लगा देना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, वो ये है कि कंसंट्रेशन से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, वो डाइवर्सिफिकेशन से मिलना लगभग नामुमकिन है। वॉरेन बफेट का ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। जो इंसान पूरी दुनिया को इंडेक्स फंड्स और डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देता है, उनके खुद के पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर हैरान करने वाला है। वो डेटा सच में क्रेजी है। बिल्कुल। लगभग 60 सालों में उन्होंने 5.5 मिलियन % से ज्यादा का रिटर्न जनरेट किया है। और ये कोई 500 अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर नहीं किया गया। तो कैसे किया? 2024 के मध्य तक बर्कशायर हैथवे के पास 47 स्टॉक्स थे, लेकिन उनके पूरे पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा सिर्फ 5 कंपनियों में लगा हुआ था। और उससे भी बड़ी बात, पूरे पोर्टफोलियो का 44% हिस्सा अकेले एप्पल में इन्वेस्टेड था। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, एकदम सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर बफेट खुद 44% पैसा एक ही कंपनी में लगाते हैं, तो वो बाकी दुनिया को डाइवर्सिफाई करने की सलाह क्यों देते हैं? क्या वो आम इन्वेस्टर से कुछ छुपा रहे हैं? वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। कैसी सच्चाई? बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। अच्छा। वो बिजनेस इकोनॉमिक्स को इतनी गहराई से समझते हैं जितना एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उनके पास रिसर्च करने के लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, दशकों का अनुभव है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास मार्केट के बड़े से बड़े क्रैश को बिना पैनिक किए बर्दाश्त करने की क्षमता और कैपिटल है। मतलब अगर एप्पल का शेयर कल 50% गिर भी जाए तो बफेट पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन एक आम रिटेल इन्वेस्टर जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी एक स्टॉक में लगा दी है, वो रातों की नींद खो देगा। सटीक बात। बफेट खुद कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अपनी अज्ञानता से बचने का तरीका है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
मतलब ये है कि एक आम इंसान रोजाना 500 पन्ने की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकता, ना ही उसके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट को डिकोड करने का वो एक्सपर्टीज है। सही बात है। जब किसी एक स्टॉक में 50% की गिरावट आती है तो साइकोलॉजी हावी हो जाती है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स भारी नुकसान में पैनिक सेलिंग कर देते हैं। डर के मारे सब बेच देते हैं। हाँ, इसीलिए आम लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि ये मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी से मुझे नवल रविकांत और स्कॉट गैलोवे का वो अलजेब्रा ऑफ वेल्थ याद आ रहा है। ओहो, वो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। हाँ, उन्होंने वेल्थ क्रिएशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह समझाया है। फॉर्मूला है वेल्थ इक्वल्स फोकस प्लस स्टॉइसिज्म मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय डाइवर्सिफिकेशन। फोकस और डाइवर्सिफिकेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन इस फॉर्मूले में जो मल्टीप्लायर है स्टॉइसिज्म और टाइम, उसका गणित समझना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। फोकस पैसा कमाकर दे सकता है, लेकिन उस पैसे को वेल्थ में बदलने के लिए स्टॉइसिज्म यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल। स्टॉइसिज्म का मतलब है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा हो तो पैनिक ना करना, रोज रोज पोर्टफोलियो चेक ना करना और सोशल मीडिया की डूम स्क्रोलिंग से बचना। अगर हम इस गणित को थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो इक्वेशन में स्टॉइसिज्म एक मल्टीप्लायर है। गणित का बेसिक नियम है कि अगर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर के पास गजब का फोकस है, शानदार डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन मार्केट गिरते ही वो घबराकर सब कुछ बेच देता है, यानी उसका स्टॉइसिज्म 0 है, तो उसकी सारी वेल्थ 0 हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे ब्रेक डाउन किया। बिना इमोशनल कंट्रोल के कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और जहां तक टाइम की बात है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं कहा था। हाँ, वो तो है। वॉरेन बफेट की $135 बिलियन की संपत्ति का 99% हिस्सा उनके 65 साल की उम्र के बाद आया है। ये डेटा हमेशा चौंकाता है। 65 साल की उम्र के बाद 99% वेल्थ, ये फैक्ट हर बार सुनने में नया लगता है यार। समय वो जादू है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को एक विशाल एम्पायर में बदल देता है। बिल्कुल। अब जब हम वेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जो लोग पहले से ही बहुत अमीर हैं, मतलब जो टॉप 0.01% की कैटेगरी में आते हैं, जी, वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं? इस पर एसेट एलोकेशन एंड रिटर्न्स नाम की जो एकेडमिक रिसर्च हमारे सोर्सेज में है, वो एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करती है। कैसा मिथ? जिन इन्वेस्टर्स के पास $3 मिलियन से कम की संपत्ति होती है, वो अपने पोर्टफोलियो का लगभग 50% हिस्सा पब्लिक इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाते हैं। लेकिन $100 मिलियन वाले क्लब की कहानी बिल्कुल अलग है। $100 मिलियन से ज्यादा नेटवर्थ वाले लोग पब्लिक शेयर बाजार में अपना 33% से भी कम पैसा रखते हैं। तो बाकी पैसा कहाँ जाता है? उनका सबसे बड़ा फोकस ऑल्टरनेटिव एसेट्स पर होता है। अच्छा। वो अपना 25% से ज्यादा पैसा प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और हेज फंड्स में लगाते हैं। इन एसेट्स में पैसा लंबे समय तक लॉक हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत कम होती है, लेकिन रिटर्न्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके। रिसर्च दिखाती है कि जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। डेटा के अनुसार संपत्ति के हर 10 गुना बढ़ने पर शार्प रेशियो 0.02 बढ़ जाता है। तो थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, कोई भी नया इंसान जब इसे सुनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, समझाइए। शार्प रेशियो असल में सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। ये बताता है कि जो भारी रिस्क लिया गया, क्या उस रिस्क के सिरदर्द के बदले उतना ही बेहतरीन रिटर्न मिला या नहीं। रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड नापने का पैमाना। बिल्कुल सही। तो क्या ये हाई शार्प रेशियो इसलिए है क्योंकि अति अमीर लोग कोई जादुई स्टॉक पिकर्स होते हैं? क्या उन्हें पहले से पता होता है कि कौन सा स्टार्टअप अगला गूगल बनेगा? डेटा साबित करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई मैजिकल इन्वेस्टर नहीं है। तो फिर सीक्रेट क्या है? अगर हम उनके सिंगल इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो कई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स डूबते भी हैं। उनका असली सीक्रेट स्टॉक पिकिंग नहीं, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन का नेक्स्ट लेवल है। डाइवर्सिफिकेशन का नेक्स्ट लेवल मतलब वो पब्लिक मार्केट से बाहर निकल के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो इन ऑल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर ही बहुत ही एग्रेसिव तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं। वो अपना सारा पैसा किसी एक प्राइवेट इक्विटी फंड में नहीं लगाते। अच्छा, वो उसे भी बांट देते हैं? हाँ, वो दर्जनों अलग अलग वेंचर कैपिटल फर्म्स और हेज फंड्स में पैसा बांटते हैं। एक वेंचर कैपिटल फर्म आगे जाकर 100 अलग अलग स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है। मेक सेंस। तो इनडायरेक्टली उस एक अमीर इन्वेस्टर का पैसा हजारों प्राइवेट कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जाता है।
इससे उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क काफी कम हो जाता है और उन्हें हाई रिटर्न का फायदा भी मिलता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब एक ऐसे सिनेरियो की बात करते हैं जो बहुत से फाउंडर्स और अर्ली एम्प्लॉइज फेस करते हैं। मान लीजिए किसी ने 10-15 साल एक ही टेक कंपनी में काम किया। उसकी सारी नेटवर्थ उसी एक कंपनी के शेयर्स में फंसी हुई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ऐसे फंसे हुए पोर्टफोलियो यानी कॉन्सेंट्रेटेड इक्विटी पोजीशंस के खतरों को बहुत गहराई से समझाती है। हाँ, ये एक तरह का वरदान भी और अभिशाप भी। अभिशाप कैसे? अभिशाप इसलिए क्योंकि इसे इडियोसिंक्रेटिक रिस्क कहते हैं। अगर किसी इंसान की पूरी वेल्थ सिर्फ एक कंपनी के परफॉर्मेंस पर टिकी है तो वो बहुत नाजुक स्थिति में है। बिल्कुल। रसेल 1000 इंडेक्स का डेटा एक बहुत डरावनी सच्चाई सामने लाता है। भले ही पूरा शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर चल रहा हो, लेकिन उस इंडेक्स के 50% से ज्यादा स्टॉक्स में कभी ना कभी 50% से ज्यादा का भयंकर क्रैश या ड्रॉडाउन आता है। मतलब अगर सारा पैसा उस एक स्टॉक में है तो आधी वेल्थ एक झटके में साफ हो सकती है। हाँ, यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो सबसे ऑब्वियस सवाल यह है कि लोग उन शेयर्स को बेचकर इंडेक्स फंड क्यों नहीं खरीद लेते? उन्हें रोकता कौन है? साइकोलॉजी और टैक्स, ये दोनों मिलकर एक ऐसा बिहेवियरल ट्रैप बनाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आकर बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये साइकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा समझाइए। सबसे पहले साइकोलॉजी की ही बात करते हैं। जिस कंपनी ने किसी को अमीर बनाया उसके प्रति एक बहुत गहरी लॉयल्टी आ जाती है। हाँ। एक ओवर कॉन्फिडेंस पनपने लगता है कि मेरी कंपनी तो कभी डूब ही नहीं सकती। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आती है एंकरिंग की समस्या। इन्वेस्टर सोचता है कि अभी स्टॉक $150 पर आ गया है, जब ये वापस अपने पुराने हाई $200 पर जाएगा तब मैं बेचूंगा, और वो 200 का आंकड़ा कभी आता ही नहीं। और अगर कोई इंसान इन सारे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स से बाहर निकल भी जाए और बेचने का मन बना ले तो फिर टैक्स का डंडा चलता है। टैक्स का इम्पैक्ट तो बहुत भारी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इन्वेस्टर न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और अपने उन शेयर्स को बेचता है जिनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है, तो उसे 38.58% तक का मार्जिनल कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत और संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ टैक्स में जाते हुए देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसीलिए लोग एक्शन लेने से डरते हैं। एक तरफ मार्केट क्रैश होने पर आधी वेल्थ खोने का डर है और दूसरी तरफ बेचने पर 40% टैक्स भरने का नुकसान। ये तो दोनों तरफ से हारने वाली सिचुएशन हो गई। बिल्कुल। आम इंसान शायद इसी जाल में फंसकर रह जाए, लेकिन अति अमीर लोग ऐसे ट्रैप से बचने के लिए एक बहुत ही शानदार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इसे होप्स फ्रेमवर्क नाम दिया है। ये बहुत ही इनोवेटिव फ्रेमवर्क है। ये एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि 5 अलग-अलग रणनीतियों का एक कॉम्बिनेशन है। चलिए इस होप्स को एक एक लेटर करके डिकोड करते हैं। पहला लेटर है H, जिसका मतलब है होल्ड। होल्ड का मतलब यहाँ आंख बंद करके शेयर्स को पकड़े रहना नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक होल्डिंग है जिसे स्टेज्ड सेलिंग कहा जाता है। मतलब एक साथ सबने बेचना। हाँ, एक ही साल में सारे शेयर्स बेचकर भारी टैक्स ब्रैकेट में आने के बजाय इन्वेस्टर एक प्लान बनाता है और अगले 5 या 10 सालों में धीरे धीरे अपने शेयर्स बेचता है। इससे टैक्स का बोझ अलग अलग सालों में बढ़ जाता है। ये काफी प्रैक्टिकल है। HOPES का दूसरा लेटर है O, यानी ऑप्शंस। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग सुनकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये तो गैम्बलिंग है। लेकिन इस फ्रेमवर्क में ऑप्शंस का इस्तेमाल पूरी तरह से एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह किया जाता है। वो कैसे? ऑप्शंस को हेजिंग टूल की तरह यूज करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। जैसे प्रोटेक्टिव पुट्स खरीदना। इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रीमियम देकर एक इंश्योरेंस खरीद लेता है कि अगर स्टॉक प्राइस एक लिमिट से नीचे गिरा तो भी उसे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। तो उसका नुकसान लिमिटेड हो जाता है। एग्जैक्टली। साथ ही वो कवर्ड कॉल्स बेचकर अपने होल्ड किए हुए शेयर्स से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। और इसमें एक सबसे एडवांस टूल है प्रीपेड वेरिएबल फॉरवर्ड्स या PPVFs। ये PPVFs वाला कॉन्सेप्ट तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और ये दिखाता है कि अमीर लोग कैसे अलग ही रूल्स पर खेलते हैं। बिल्कुल। इसमें एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बिना बेचे ही ब्रोकर या बैंक के पास गिरवी रख देता है और एडवांस में एक बहुत बड़ा कैश लोन ले लेता है। और क्योंकि तकनीकी तौर पर शेयर्स अभी बेचे नहीं गए हैं, इसलिए तुरंत कोई कैपिटल गेन टैक्स भी ट्रिगर नहीं होता। क्या बात है। इन्वेस्टर उस कैश को लेता है, उसे दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और रातों रात अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लेता है। ये एक ऐसा टूल है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में गेम चेंजर है। और टैक्स बचाने की बात चली रही है तो HOPES के तीसरे लेटर P पर आते हैं।
प्लान्ड गिविंग यानी चैरिटी, ये सिर्फ समाज सेवा के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत तगड़ा टैक्स कैलकुलेशन होता है। डोनर एडवाइज्ड फंड्स या डैफ्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कैसे काम करते हैं? इन्वेस्टर्स अपने वो शेयर्स जिन पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उन्हें इन फंड्स में दान कर देते हैं। डोनेशन करते ही उन्हें एक भारी भरकम टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। अब इस डिडक्शन का इस्तेमाल वो उन शेयर्स पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए करते हैं जिन्हें उन्होंने मार्केट में बेचा है। यानी एक तरफ चैरिटी भी हो गई और दूसरी तरफ टैक्स बिल भी कम हो गया। सॉलिड स्ट्रेटजी है। अब आते हैं चौथे लेटर ई पर, एक्सचेंज फंड्स। अगर पीपीवीएफ्स माइंड ब्लोइंग था, तो एक्सचेंज फंड्स तो सीधा सीधा बिलियनियर्स का एक लीगल लूप होल लगता है यार। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन का सबसे अनोखा तरीका है। इस स्ट्रेटजी को समझना बहुत जरूरी है। एक्सचेंज फंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिएटिव है। कल्पना कीजिए कि 50 अलग-अलग टेक कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हैं। किसी के पास सिर्फ एप्पल के शेयर्स हैं, किसी के पास सिर्फ गूगल के। वो सब एक साथ आते हैं और अपने अपने शेयर्स को एक बड़े से कॉमन पूल में डाल देते हैं। और क्योंकि उन्होंने मार्केट में शेयर्स बेचे नहीं हैं, सिर्फ एक पूल में डाले हैं, तो कोई टैक्स भी नहीं लगा। बिल्कुल। और 7 साल तक वो फंड ऐसे ही चलता रहता है। 7 साल बाद हर इन्वेस्टर को उस पूरे पूल का एक हिस्सा वापस मिलता है। वाओ। अब सोचिए, जो इन्वेस्टर सिर्फ एप्पल का शेयर लेकर आया था, वो 7 साल बाद जब बाहर निकलता है तो उसके हाथ में 50 अलग-अलग कंपनियों के शेयर्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, बिना एक भी रुपया कैपिटल गेन टैक्स दिए। ये वाकई में कमाल की टैक्स प्लानिंग है। और HOPS फ्रेमवर्क का आखिरी लेटर है S, यानी सेल। अंत में शेयर्स बेचना तो पड़ता ही है। हाँ, लेकिन यहाँ भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। स्मार्ट सेलिंग का मतलब ही यही है। मतलब घाटा बुक करना। जी, अगर पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्टमेंट नुकसान में चल रहा है तो इन्वेस्टर जानबूझकर उसे बेचकर घाटा बुक करता है। ये घाटा उन शेयर्स के प्रॉफिट को ऑफसेट कर देता है जिन्हें ऊंचे दाम पर बेचा गया है। तो ओवरऑल टैक्स कम हो जाता है। बिल्कुल। इन पांचों स्ट्रैटेजीज, होल्ड, ऑप्शंस, प्लान्ड गिविंग, एक्सचेंज फंड्स और सेल को जब एक साथ मिलाया जाता है तो एक ऐसा अभेद्य पोर्टफोलियो बनता है जो मार्केट क्रैश से भी बचाता है और टैक्स के झटके से भी। लेकिन वेल्थ को मैनेज करने की ये रणनीतियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को भी बदलना पड़ता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारे सोर्सेज में नील पटेल और उनकी कंपनी NP डिजिटल का जो सफर बताया गया है, वो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, पर्सनल फाइनेंस पर भी पूरी तरह लागू होता है। NP डिजिटल का उदाहरण ये समझाता है कि जो लीडर कंपनी को 0 से $10 मिलियन तक ले जाता है, वो अक्सर कंपनी को $100 मिलियन तक स्केल करने के लिए सही व्यक्ति नहीं होता। राइट। जब NP डिजिटल को बहुत तेजी से ग्रो करना था तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर आई प्रोस्पेक्ट से ऐसे टैलेंट को हायर किया जिसे बड़े लेवल पर कंपनी को मैनेज करने का अनुभव था। उन्होंने अपनी लीडरशिप को इवॉल्व किया। और ठीक इसी तरह जीवन के अलग अलग पड़ावों पर एक इन्वेस्टर को अपना माइंडसेट इवॉल्व करना पड़ता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट में इसे टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर अप्रोच कहा गया है। जब कोई इंसान अपने 20s में होता है, यानी 20 के दशक में, तो वो फाउंडेशन बनाने की स्टेज होती है। उस समय सारा फोकस टुडे पर होना चाहिए। एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना और छोटी शुरुआत करना। और फिर जब कोई अपने 30s और 40s में आता है तो वो वेल्थ एक्यूमुलेशन का पीक समय होता है। करियर पीक पर होता है और आमदनी तेजी से बढ़ रही होती है। यहाँ फोकस टुमारो पर शिफ्ट होना चाहिए, यानी सही एसेट एलोकेशन करना। लेकिन इस फेज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लाइफस्टाइल क्रीप। लाइफस्टाइल क्रीप यानी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने के बजाय सिर्फ EMIs बढ़ती हैं। इसे कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और जो इसे कंट्रोल कर लेता है वो सफलतापूर्वक अपने 50s और 60s में पहुंचता है। ये फेज प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। मतलब अब पैसा बचाना है। हाँ, अब फोकस रिस्क लेने पर नहीं बल्कि वेल्थ को सुरक्षित रखने पर होता है। पोर्टफोलियो में इक्विटी का रिस्क कम करके ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ना होता है। और यहीं पर फॉरएवर का कॉन्सेप्ट आता है, यानी एसेट प्लानिंग, ताकि वो वेल्थ अगली पीढ़ियों तक आसानी से ट्रांसफर हो सके। ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि फाइनेंस कोई स्टैटिक चीज नहीं है। ये एक लगातार इवॉल्व होने वाला प्रोसेस है। और इस पूरे डीप डाइव को कंक्लूड करते हुए हमारे सोर्सेज से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए।
हम पूरे डीप डाइव में प्राइवेट इक्विटी ऑप्शंस, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की बात करते रहे, लेकिन असल में दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार इन्फ्लेशन प्रूफ और टैक्स फ्री एसेट कोई स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट नहीं है। तो वो क्या है? वो है ह्यूमन कैपिटल। इंसान की अपनी स्किल्स, उसकी हेल्थ, उसका अनुभव और उसका नेटवर्क। ये बहुत ही प्रोफाउंड बात है यार। जब तक कोई इंसान अपने ह्यूमन कैपिटल को मैक्सिमाइज नहीं करता, खुद पर इन्वेस्ट नहीं करता, तब तक कोई इतना पैसा ही नहीं कमा पाएगा कि उसे इन बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़े। सारा फाइनेंशियल कैपिटल उसी ह्यूमन कैपिटल का बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमेशा खुद पर होनी चाहिए। हाँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू टू